नमस्कार दोस्तों। चलिए चैप्टर 2 के भाग 2 को करते हैं। देखिए, इंसान खुशी को काउंट नहीं करता, कंपेयर करता है। कंज्यूमर हमेशा बेस्ट चॉइस कैसे करता है। सोचो, तुम एक सुपरमार्केट में खड़े हो, तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपये हैं। सामने सेव भी है और बनाना भी। तुम सोच रहे हो कि कितने एप्पल्स लूं और कितने बनानास। क्या सारे पैसे एप्पल पर खर्च कर दूं या सिर्फ बनानास लूं। ये दोनों कॉम्बिनेशन। इकोनॉमिक्स कहती है कि असल जिंदगी में कंज्यूमर कभी भी हर चीज को नंबर्स में मेजर नहीं करता। वो ये नहीं बोलता कि एप्पल खाकर मुझे 50 हैप्पीनेस पॉइंट्स मिले और बनाना खाकर मुझे 35। इंसान बस इतना जानता है कि मुझे ये कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन से ज्यादा पसंद है। ये दोनों मुझे इक्वली पसंद है। इसी सिंपल ऑब्जर्वेशन ने इकोनॉमिक्स में एक नई अप्रोच को जन्म दिया, जिसे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। इस अप्रोच को जेआर हिक्स और आरजीडी एलन ने 1934 में डेवलप किया और बताया कि हैप्पीनेस को मेजर करना जरूरी नहीं, सिर्फ रैंक करना ही काफी है, यानी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। इसी वजह से ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से अलग है। कार्डिनल अप्रोच कहता है कि यूटिलिटी को 1, 2, 3, 10 या 20 यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है। लेकिन हिक्स ने कहा कि सेटिस्फैक्शन एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, इसे एक्यूरेटली मेजर करना इम्पॉसिबल है। हम बस ये बता सकते हैं कि एप्पल बनाना से ज्यादा पसंद है, बनाना एप्पल से ज्यादा पसंद है, या दोनों इक्वली पसंद है। अगर किसी स्टूडेंट को मैथ्स इंग्लिश से ज्यादा पसंद है, तो वो मैथ्स को रैंक 1 और इंग्लिश को रैंक 2 देगा। यही रैंकिंग जो है, इसे ही ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसीलिए इस अप्रोच में नंबर्स मेजरमेंट के लिए नहीं, सिर्फ प्रेफरेंस बताने के लिए यूज होते हैं। अब मान लो तुम्हारे सामने सिर्फ दो गुड्स हैं, यानी दो सामान, एप्पल और बनाना। पहला कॉम्बिनेशन है 1 एप्पल और 15 बनाना। दूसरा कॉम्बिनेशन है 2 एप्पल और 10 बनाना। तीसरा है 3 एप्पल और 6 बनाना। चौथा है 4 एप्पल और 3 बनाना। और पांचवा है 5 एप्पल और 1 बनाना। पहली नजर में ये कॉम्बिनेशन अलग अलग लगते हैं, लेकिन मान लो कि तुम्हें इन सब से सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। मतलब तुम इनमें से कोई भी चूज कर लो, तुम इक्वली खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। ऐसे ही सारे कॉम्बिनेशंस मिलाकर इन डिफरेंस सेट बनाते हैं, और जब इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? इन डिफरेंस कर्व। इसी कर्व का मतलब बहुत सिंपल है। कर्व के हर पॉइंट पर कंज्यूमर को सेम लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसलिए वो किसी भी कॉम्बिनेशन के प्रति इनडिफरेंट होता है, यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। जब तुम 1 एप्पल से 2 एप्पल पर जाते हो तो बनानास 15 से 10 हो जाते हैं। मतलब एक एक्स्ट्रा एप्पल पाने के लिए 5 बनानास छोड़ दिया। फिर 2 एप्पल से 3 एप्पल पे जाते हो तो बनानास सिर्फ 4 बच जाते हैं। उसके बाद 3 बनानास और फिर 2 बनानास। मतलब जैसे जैसे एप्पल बढ़ाते गए, बनाना कम होते गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर एप्पल्स भी बढ़ जाएं और बनानास भी कम ना हो तो सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी, और वो कॉम्बिनेशन सेम इंडिफरेंस कर्व पर नहीं आ पाएगा। इसीलिए एक गुड बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तभी टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहेगी। यहीं से एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस। एमआरएस का मतलब है कि कंज्यूमर एक और एप्पल पाने के लिए कितने बनाना सेक्रीफाइस करने को तैयार है, बिना अपनी सेटिस्फैक्शन बदले। इस एग्जाम्पल में पहले वो 5 बनाना छोड़ता है, फिर 4, फिर 3 और आखिर में सिर्फ 2 बनाना। मतलब कंज्यूमर हर नए एप्पल के लिए
धीरे धीरे कम बनाना सेक्रीफाइस करना चाहता है। इसका रीजन सिंपल है। शुरू में एप्पल कम थे, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। जैसे जैसे एप्पल्स बढ़ते गए, उनकी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस कम होती गई। इसी फेनोमेनन को डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व हमेशा ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होती है। याद रखिए, एमआरएस ही इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। अब इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को लॉजिक से समझिए। सबसे पहला बात, इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों? क्योंकि एक गुड बढ़ाने के लिए दूसरा कम करना पड़ता है। दूसरी बात, ये ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होती है, क्योंकि एमआरएस कंटिन्यूअसली घटता रहता है, यानी डिमिनिश होता रहता है। तीसरी बात, हायर इंडिफरेंस कर्व हमेशा हायर सेटिस्फैक्शन दिखाता है। सोचो, तुम्हारे पास एक बंडल में 3 एप्पल और 3 बनाना है, और दूसरे बंडल में 5 एप्पल और 5 बनाना, तो ऑब्वियसली दूसरा बंडल ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। इसीलिए ग्राफ में ऊपर वाली आईसी नीचे वाली आईसी से, और नीचे वाली आईसी उससे नीचे वाली आईसी से बेटर होती है। चौथी प्रॉपर्टी काफी फेमस है, दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर दो कर्व एक पॉइंट पर मिल गए, तो वही कॉम्बिनेशन एक साथ दो अलग सेटिस्फैक्शन लेवल रिप्रेजेंट कर देगा, जो लॉजिकली इम्पॉसिबल है। इसी तरह इंडिफरेंस कर्व कभी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच भी नहीं करती, क्योंकि एनालिसिस में एज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर दोनों गुड्स कंज्यूम करता है, यानी अगर एक ना करे तो ही टच कर सकता है। अब तक हम सिर्फ ये देख रहे थे कि कंज्यूमर को कौन से कॉम्बिनेशंस इक्वली पसंद है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि कंज्यूमर एक्चुअल में खरीदेगा कौन सा कॉम्बिनेशन। सिर्फ पसंद होना काफी नहीं है। पॉकेट में जितने पैसे हैं, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। इसी कॉन्सेप्ट को बजट लाइन एक्सप्लेन करती है। मान लो कंज्यूमर के पास 20 रुपये है, एप्पल का दाम 4 रुपया और बनाना का दाम 2 रुपया है। अब अगर वो सिर्फ एप्पल खरीदे तो 5 एप्पल ले सकता है, सिर्फ बनाना खरीदे तो 10 बनाना। इन दोनों एक्सट्रीम के बीच कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं? 4 एप्पल 2 बनाना, 3 एप्पल 4 बनाना, 2 एप्पल 6 बनाना, 1 एप्पल 8 बनाना, और 0 एप्पल 10 बनाना। इन सब कॉम्बिनेशन पर टोटल खर्चा एग्जैक्टली 20 रुपया होता है। तो जब इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ज्वाइन करते हैं तो बजट लाइन बनती है। और बजट लाइन का मतलब है कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम स्पेंड करके किन किन कॉम्बिनेशंस को अफोर्ड कर सकता है। यहां एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज बजट सेट। बजट लाइन और बजट सेट को हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। बजट लाइन सिर्फ उन कॉम्बिनेशंस को दिखाती है जहां पूरी इनकम खर्च हो रही है, लेकिन बजट सेट में वो कॉम्बिनेशंस भी आते हैं जहां कंज्यूमर चाहे तो कुछ पैसे बचा भी सकता है। इसलिए बजट सेट बजट लाइन के अंदर और उसके ऊपर के सारे अफोर्डेबल पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। जब आप ग्राफ देखेंगे तो जो पॉइंट्स बजट लाइन के नीचे होगी वो अंडर स्पेंडिंग दिखाती है, और जो पॉइंट बजट लाइन के बाहर होगी वो कंज्यूमर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बजट लाइन का इक्वेशन जनरली होता है पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, जबकि बजट सेट को इनइक्वालिटी से लिखा जाता है m इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। बजट लाइन की स्लोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एप्पल की प्राइस 4 और बनाना की 2 है, तो एक एक्स्ट्रा एप्पल लेने के लिए कंज्यूमर को 2 बनाने छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए बजट लाइन की स्लोप या मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज यानी एमआरई, ये प्राइस रेशियो के बराबर होती है, यानी पी एक्स बाई पी वाई। इसी वजह से बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर सिर्फ इनकम बढ़ जाए और प्राइसेस सेम रहे, तो बजट लाइन पैरेलल राइट शिफ्ट करेगी, क्योंकि अब कंज्यूमर ज्यादा बंडल्स अफोर्ड कर सकता है। इनकम कम होगी तो लाइन
पैरेलल लेफ्ट शिफ्ट करेगी। लेकिन अगर सिर्फ एप्पल की प्राइस बदले या सिर्फ बनाना का प्राइस बदले तो बजट लाइन शिफ्ट नहीं होगी, रोटेट करने लगती है। एप्पल सस्ता होगा तो एक्स एक्सिस की तरफ लाइन बहुत घूमेगी। एप्पल महंगा होगा तो अंदर की तरफ घूमेगी। बनाना के प्राइस बढ़ने या घटने पर रोटेशन वाई की तरफ होता है। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी याद रखना जरूरी है कि अगर इनकम और दोनों प्राइसेस सेम परसेंटेज से बढ़ या घट जाएं तो बजट लाइन बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि परचेजिंग पावर सेम रहेगी। अब आता है इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इनडिफरेंट कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव हमेशा हाईएस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन लेना होता है, लेकिन बजट उसे लिमिट कर देता है। इसलिए कंज्यूमर उस हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व तक पहुंचने की कोशिश करता है जो उसकी बजट लाइन को सिर्फ टच करे। इसी टेंजेंसी पॉइंट पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करता है। इस इक्विलिब्रियम के दो कंडीशंस होते हैं। पहला एमआरएस, यानी वहां पर प्राइस रेशियो पीएक्स बाई पीवाई, यही होता है एमआरई। मतलब जिस रेट पर कंज्यूमर एप्पल्स के लिए बनाना सेक्रीफाइस करना चाहता है वही रेट मार्केट में होना चाहिए। अगर एमआरएस प्राइस रेशियो से ज्यादा हो गया तो कंज्यूमर और एप्पल्स खरीदेगा, और अगर कम है तो एप्पल्स कम और बनाना ज्यादा खरीदेगा। एडजस्टमेंट ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों इक्वल ना हो। दूसरी कंडीशन है एमआरएस कंटिन्यूअसली डिमिनिश करे, यानी घटता रहे, यानी इनडिफरेंस कर्व टेंजेंसी पॉइंट पर कॉन्वेक्स होनी चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। और आखिर में कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच का डिफरेंस याद रखिए। कार्डिनल कहता है कि सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है, जैसे एप्पल से 20 यूटिल्स और बनाना से 15 यूटिल्स। लेकिन ऑर्डिनल कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एप्पल बनाना से ज्यादा पसंद है, इसलिए एप्पल को रैंक 1 दिए और बनाना को रैंक 2। इसी वजह से मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है। अगर पूरे चैप्टर को एक लाइन में कहें तो इकोनॉमिक्स ये नहीं सिखाती कि इंसान कितनी हैप्पीनेस फील करता है। इकोनॉमिक्स ये सिखाती है कि लिमिटेड इनकम के अंदर इंसान अपने प्रेफरेंसेस, बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व को बैलेंस करके मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव कर सकता है। तो अगर ये लॉजिक समझ आया तो इनडिफरेंस कर्व, एमआरएस, बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से चैप्टर को भी एक बार पढ़िए एंड सी द ग्राफ, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।